नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। महासमर के ज्यादा दिन शेष नहीं है। जैसे महासमर का डेट निर्धारित है वो नजदीक आ रहा था, वैसे ही रोमांचकता और बढ़ती जा रही है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें आपके सामने आ रही हैं। वोटर को कैसे अपनी ओर खींचा जा सकता है, क्या उपलब्धियां गिनाई जा सकती हैं, तमाम पहलू हम आप तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जिलों की सीरीज में आज हम चलेंगे वो एक बार फिर हाड़ौती। हम कोटा और बूंदी को लेकर के बात करेंगे। कोटा महत्वपूर्ण है और वहां का मजमून मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार क्या स्थिति 2013 में रही, वर्तमान में कौन प्रत्याशी, जो वहां की सीटें हैं, जो 6 विधानसभा सीट हैं कोटा की, कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से किस सीट में हम एक हॉट सीट के रूप में देखते हैं, तमाम चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और पहले एक बार आपको मजमून दिखाएंगे, मजमून के बाद हम वापस लौटेंगे। कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। कोटा राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए देखते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे के बाद यहां कैसी तस्वीर बन रही है। कोटा जिले की हॉट सीट के तौर पर कोटा उत्तर और पीपलदा को देखा जा रहा है। कोटा उत्तर से बीजेपी से जहां प्रहलाद गुंजल हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस से शांति धारीवाल हैं। दोनों ही हाड़ौती के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी का दामन थामने वाली ममता शर्मा भी पीपलदा से मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा हैं। इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर भी रामगंज मंडी से मैदान में हैं। मदन दिलावर लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वहीं सांगोद से कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे भरत सिंह भी मैदान में हैं। उन्हें भी जिले के कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है। लाडपुरा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आम आदमी पार्टी से मैदान में उतरे एमपी चतर चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, 6 सीट है, 6 सीट का अपने समीकरण देखा। लेकिन अगर यूं बात करें हम 6 सीट में, तो सभी सीट का अपना एक महत्व है। लेकिन कोटा उत्तर की बात करें, भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता प्रहलाद गुंजल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है लंबी पारी कांग्रेस की ओर से प्रदेश की सियासत में खेल रहे हैं शांति धारीवाल। कई मर्तबा वो मंत्री रहे और एक बड़ा उनका अपना एक राजनीतिक शैली का एक अंदाज है। इसी तरह से बात करें पीपलदा में रोचक मुकाबला है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद रामनारायण मीणा और कांग्रेस से बीजेपी में आई ममता शर्मा जी, जिन्होंने 15 मिनट में टिकट भी हासिल कर लिया, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अगर पूरी 6 सीट की हम बात करें तो सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। यूं भी हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, खासकर कोटा को। वहां से कांग्रेस भाजपा के कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने राजनीतिक पारी खेली, वो चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी हों या फिर हरिकुमार ओदिच्य हों या फिर रघुवीर सिंह कौशल हो। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लंबी पारी वहां से खेली। कांग्रेस के भी नेता कई रहे हैं वहां से। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो गढ़ नाम की कोई चीज बची नहीं है। यह बात एक अलग है कि पिछली बार सभी सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी का रहा, लेकिन अभी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। चुनौती इस मायने में है कि पीपलदा की जहां का मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी के पास में सीट जैसे सभी सीटें हैं। विद्याशंकर नंदवाना वहां से विधायक बने हुए थे, पहली बार चुनाव लड़े, वो जीत गए थे। अब की बार टिकट काट करके ममता शर्मा को दे दिया गया। वो अभी तक काम के लिए आए नहीं है, उतरे नहीं है मैदान में, जो कहा जाता है। लाडपुरा से विजय राज सिंह, जो पूर्व सांसद, वहां के राज परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी कल्पना देवी को टिकट दिया गया। भवानी सिंह राजावत ने पहले बागी होकर के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जैसे तैसे उनका मन बदल गया, चुनाव नहीं लड़े। लेकिन हमारी जो जानकारी है, एक दिन पहले तक की भवानी सिंह राजावत मुंबई बैठे हुए हैं और वो चुनाव मैदान में अभी तक साथ नहीं लगे हैं। हो सकता है उनके अपनी पर्सनल कुछ व्यस्तता होगी। ये तो बात रही है बीजेपी की। रामगंज मंडी से चंद्रकांता ताल ठोक सकती थी, क्योंकि मदन दिलावर को एक बार टिकट काट करके वापस दे दिया। एक बार टिकट काटा उनका 2013 में और
फिर उनको टिकट अब की बार दे दिया गया। तो वो एक जो मदन दिलावर हैं उनको तो चलिए टिकट मिला, लेकिन चंद्रकांता मेघवाल का टिकट काट दिया गया था, लेकिन टिकट उन्हें भी थमा दिया गया। केशवराय पाटन से वो मैदान में, वो कंट्रोवर्सी यहां खत्म हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के लिए भी सहज नहीं है। बीजेपी में भी नईमुद्दीन गुड्डू, उनकी पत्नी को चले टिकट देकर के नईमुद्दीन को तो शांत कर दिया, लेकिन पंकज मेहता को क्या किया? पंकज मेहता की जगह राखी गौतम को टिकट दिया और कोटा दक्षिण से उनकी नाराजगी आज तक भी बरकरार है। उन्हें बड़े नेता के रूप में माना जाता है। तो चलिए यही लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार कोटा उत्तर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल क्या कहते हैं, और फिर पीपलदा ममता शर्मा और रामनारायण मीणा के क्या दावे हैं, एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरा दावा है कि 30 जून 2019 जब इन कामों का कंप्लीशन पीरियड होगा, कोटा शहर उत्तर में 100% गलियों में पानी पाइपलाइन होगी, नहीं 100% गलियों में सड़कें होंगी और नालियां होंगी। मैं समझता हूं योजनाबद्ध तरीके से नियोजित विकास, धारीवाल जी यहाँ 2 बार मंत्री रह गए होंगे, जो हमारे समय हुआ है कभी नहीं। स्वतंत्रता के बाद में जहाँ पर भी कोई बड़ा प्लांट देखेंगे, बड़ा बांध देखेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं देखेंगे, वो सब कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं। उन योजनाओं को निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस और आगे बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद है। जनता कांग्रेस के साथ है। सबसे बड़ी बात तो आज की जनता को जरूरत है विकास की, और भाजपा की सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय वसुंधरा जी, सब जो एक विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जनता उनको एक बार और मौका दे, ताकि वो जो काम उनके अधूरे हैं, जो शुरुआत हुई है, वो 5 साल में पूरे हों, लोगों को पता चले कि भाजपा ने क्या क्या किया। अब तो स्थितियां बहुत बदल गई है, लेकिन मैंने 5 जिलों से चुनाव लड़ा है और वहां की जनता मुझे जानती, पहचानती और सब जानती है कि दुखी, पीड़ित और शोषित वर्ग के हित में सोच सकते हैं। तो चले प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, और यहां लेकिन बड़ा रोचक मुकाबला पीपलदा में ममता शर्मा और रामनारायण मीणा का है। सबसे हॉट सीट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस मायने में है कि ममता शर्मा महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हुई है और टिकट कटा इनका बूंदी से, लेकिन चलिए बीजेपी ने इन्हें गले लगाया और उसका रिवार्ड भी इनको मिल गया। महेश जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। महेश जी, इतनी जल्दी कोई दल बदल करके टिकट भी हासिल कर ले, लेकिन अंदर से मन जो है वो इतनी जल्दी कैसे एक स्वच्छ हो सकता है? कि अभी मैं ममता जी को सुन रहा था कि एक मौका और प्रदेश को वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, कुछ दिन में कहेंगी चप्पा चप्पा भाजपा। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। आपने ये जो इस पीपलदा सीट की बात कही है जी, कि इसमें एक तो दल बदल वाला मामला है, दल बदल को टिकट दिया गया। तो दूसरी ओर मतलब क्या कहता है ना, एक का स्थान बदला गया है कांग्रेस के प्रत्याशी का। दोनों का ये जो बेल्ट है, दोनों में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि पीपलदा जो क्षेत्र है, कुछ जो जहां मीणा बहुल क्षेत्र माना जाता है, रामनारायण मीणा पूर्व उपाध्यक्ष रहे विधानसभा के, तो उनका वैसे भी वो एक बार कोटा लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, तो एक अपना उनका एक प्रभाव है, अपने वोट बैंक पे भी प्रभाव है। तो ये नहीं कह सकते थे कि उनका बोला, लेकिन वो मूलतः आपके बूंदी जिले के और कोटा संभाग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान नहीं है। जो आपने देखा होगा ममता जी का जो स्टेटमेंट आया था, मोदी जी और वसुंधरा जी की जो योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपना एक जहाज नाव बना करके उससे निकलना चाहती हैं। तो एक तो ये है कि जहां वहां पूर्व के जो नंदवाना जी जो थे वहां के विधायक, उनकी नाराजगी चल रही है। तो ये सारी चीजें कि एक वहां आशंका उनके लिए बनती है कि वहां भीतरघात नहीं करते। तो ये वाली जो चीजें मतलब क्या कहते हैं, खासकर कोई बहुत सुखद स्थिति कांग्रेस में भी नहीं है,
क्योंकि वहां पे भी मतलब क्या रामगोपाल बैरवा को दिया था वहां से पिछली बार, रामगोपाल बैरवा, लेकिन उन्हें रामगंज मंडी में शिफ्ट कर दिया, तो वो नाराजगी वहां से खारिज कर दी गई है। हाँ, तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहता है वहां, मतलब ये है कि जी कुछ वहां जो समर्थकों तो दोनों ही तरफ कुछ सीटों के ऊपर नाराजगी का सामना दोनों ही दलों को करना पड़ रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ जो हमारे अतिथि बैठे हैं उनसे भी मैं एक बार चर्चा करूंगा नाराजगी को लेकर, उसके बाद हम लौटेंगे एक हॉट टॉपिक को लेकर के। चलिए यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं कोटा जिले को लेकर के। चलिए आसोपा साहब आपके पास आऊंगा। आप लोग एंटी इनकम्बेंसी की तो बात कर ही रहे थे कि चले उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नुकसान भी आपको हो रहा है कि आप ही के लोग वहां पार्टी को चूना लगा रहे हैं कोटा में। वजह साफ है कि अगर कोई नाराजगी अगर किसी की है और काम करने के लिए नहीं निकलता है तो चूना लगाना ही माना जाएगा उसका, क्योंकि ताल ठोक के अगर कार्यकर्ता सामने काम नहीं करता तो भरोसा बहुत कम होता है कि वो मदद कितनी कर पाएंगे। ये बात अक्सर कही जाती है जो सामने वाले विरोधी पार्टी के लोग होते हैं उनके लिए, लेकिन जब खुद के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा। नाराजगी अगर किसी के वो काम नहीं करता है तो देखिए साहब, अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें मुद्दा ये नहीं है कि रामगोपाल बैरवा यहाँ से वहां चले गए, रामनारायण मीणा वहां से वहां चले गए, ममता जी वहां चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि कोटा में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 2 रुपए किलो लहसुन खरीद के 32 रुपए किलो जोधपुर में बिका है, तो कोटा का लहसुन बिका है। लहसुन कांड हो गया बहुत बड़ा, 290 करोड़ रुपए का। तो तात्पर्य यह है कि जो किसान है उसको इस बात से मतलब नहीं है। फॉलोइंग तो जब करता है ना सुख शांति हो, सुख शांति तो रही नहीं 5 साल। तो रामगोपाल जी अगर कह दे या XYZ बीजेपी का कह दे, कांग्रेस का कह दे तो इन्हें वोट मत दे ही हो, वो कह भाई मेरा लहसुन 2 रुपए किलो बिका, मैं तो महारानी को वापस देखना ही नहीं चाहता राजस्थान में। चंबल की नहरें, राइट मेन कैनाल पे कोटा जिला है और लेफ्ट मेन कैनाल पे बूंदी जिला है, सबको मालूम है। वो आप ये देखिए कि अक्टूबर में पानी छोड़ रहे हैं, इसी अक्टूबर की बात, फोटो है आपके अखबार में, आप भी अखबार लिए हुए हो, मेरे पास कटिंग पड़ी है। पानी चालू हो रहा है और नहरें घास से भरी हुई है और पानी नहीं पहुंचना है। तो इसलिए उस बातों से किसान नाराज कि साहब आप मनरेगा में सफाई करा देते, आप सिंचाई विभाग से सफाई करा देते, पानी जाके फंस गया और आनंद फानन फिर जेसीबी लगाई तो नहर टूट गई। तो नहर जिसके खेत में टूटी और पानी बह गया वो किसान वैसे नाराज। मतलब किसानों का मिसमैनेजमेंट हुआ। अभी यूरिया की लंबी लंबी लाइनें आप ये दिखा रहे हो, नैनवा का तो आपके अखबार में ये रहा, कोटा में यूरिया पहुंच नहीं रहा। अच्छा, शहर के अंदर अभी धारीवाल जी जो बात कह रहे थे, जो नदी के पार वाला नया इलाका है, प्रहलाद गुंजल जी ने उसके अंदर जितने रिमेनिंग इश्यूज थे, पीने के पानी के, सीवरेज के, नई कॉलोनीज के, सड़कों के, आपके वो तालेड़ा से पहले कौन सा गांव पड़ता, बड़गांव तक कोटा जो है उसका विकास हो गया। उसके विकास की रेखा को आगे नहीं बढ़ाया। उधर रेलवे लाइन के पार जो इलाका है आपके कोटा में, उसमें ये उत्तर में पड़ता है। ये अभी बड़े बड़े दावे गुंजल जी कर रहे थे, अधिकारियों के साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए थे, वो CMHO को कितनी गंदी गालियां निकाली थी। क्या वहां के कर्मचारी, नागरिक इसको भूल जाएंगे? दूसरी आपने सीट बोली कौन सी, पीपलदा। ममता शर्मा जी सम्मानीय है, सब कुछ है, ब्रज सुंदर जी शर्मा के परिवार से बिलोंग करती हैं। कल आप पार्टी से टिकट मांग रहे थे, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप चले गए वहां और आपको टिकट मिल गई, उनको तो हार के अंदर दिख रहा है, को आए वही ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी की वजह से मैं समझता हूं कि लोग इस बात को समझेंगे। हरीश मीणा के लिए नहीं समझेंगे, मैं बताऊं, हरीश मीणा का मैं जवाब दे देता हूं, अगर ये बात पूरी हो जाए तो लोग ये समझेंगे कि भाई आप केवल टिकट चाहिए, हारो जीतो ये भी नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंस इन हरीश मीणा 6 महीने पहले आए हैं। 6 महीने कार्यकाल 6 महीने पहले 26 मई को, उसके पहले आप विधायक टिकट दे दिए आपने उनको। नहीं समझेंगे क्या? चले सर एक बात बताइए कि वहां चश्मा दूसरा लग जाता है जब आपके यहाँ पे कोई दल बदल के आता है तो। चले पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा कि भीतरी घात का खतरा, चले भीतरी घात का खतरा है आप लोगों के यहाँ पे भी, और नंदवाना हो चाहे राजावत हो, बिल्कुल एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं।
उनका अपना कोई क्षेत्र में वजूद होगा, क्योंकि टिकट काट दिया जाता है। 5 साल तक मेहनत को अगर करके अपना क्षेत्र बनाता है और एग्जाम के वक्त जो पास होने वाला अगर कोई स्टूडेंट और उसको कह दिया जाता है बिना कॉपी चेक किए कि नहीं आपका रिजल्ट रोक दिया गया, आप फेल हैं, तो निश्चित रूप से एक पीड़ा तो होती ही होगी। मैं तो उस एग्जाम के एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको बता सकता हूं। खैर ये विधायक का टिकट करता है, उनकी पीड़ा क्या होती है तो अपना राजनीति में कोई बहुत कम एक्सपीरियंस है। देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट कटता है आदमी को उसके जो सोचता है वह नहीं मिलता, उस सब तो साकार नहीं, तो निश्चित पीड़ा तो होना स्वाभाविक है, वही माना स्वभाव है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार राजावत जी की बात है, निश्चित राजावत जी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए, माननीय राजावत जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बॉम्बे गए हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध उन्होंने अपने शब्दों के साथ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी कल्पना जी उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, उनका मन तन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगे और एकजुटता के साथ जुटे हुए हैं। मान के चले कि वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जिस प्रकार की बात यहाँ पर मेरे फाजिल दोस्त ने की कि कोटा को लेकर के विकास किया, तो कोटा के विकास की यात्रा किसी शुरू की तो दाऊदयाल जी जोशी ने शुरू की, और दाऊदयाल जी जोशी से लेकर के यदि हम फहरिस्त की बात करें तो चाहे कुमार योदित्य हो, रघुवीर सिंह जी कौशल हो, और उसकी बात के अंदर एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब मुझे लगता है शायद मुझे याद है माननीय ललित जी हो, इन सब लोगों ने जिस प्रकार से कोटा के अंदर बड़ा काम खड़ा किया, और माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री का बनने के पश्चात जिसमें शिक्षा का हब हो चाहे औद्योगिक नगरी को भी विकसित करने का काम किया, और जिस प्रकार काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां पर किया, उससे कोटा के लोग उत्साहित हैं। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सभी सीटें दी थी, मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार सभी सीटों जीतने वाली है। एक मिनट सुन लें आप लोग, मैं शायद डिस्टर्ब नहीं किया, फिर आप खूब करिएगा आराम से। पीपलदा को लेकर के उन्होंने वक्तव्य जारी किया कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ममता जी की, आपके समय लंबे समय जुड़ी रही, आप यदि उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं था तो आपने जोड़ के क्यों रखा, वे ये विश्वास योग्य नहीं थे तो आपने क्यों जोड़ के रखा। उन पर कोई आरोप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। माननीय मानवीय सिंह जी आपके पास जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। हरीश मीणा चले जाए उनकी विश्वसनीयता, लेकिन यदि ममता जी हमारे पास आई टिकट दिया तो उनकी विश्वसनीयता नहीं। मेरा मानना है कि ममता जी ने जो काम लगातार वहां के क्षेत्र की जनता के लिए किया है, उनके परिवार ने जो काम किया है और लगातार जनता के साथ जुड़ाव उनका लगातार है, उसके माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी किए गए विकास कार्यों के माध्यम से जो काम भारतीय जनता पार्टी चाहे सड़क के लिए क्या, लेकिन नंदवाना जी का क्या होगा? नंदवाना जी तो नाराज हैं अभी भी। एक मिनट, चाहे शिक्षा का काम किया और भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर काम किया उन सबके आधार पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। नंदवाना जी की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, न नंदवाना जी को भारतीय जनता पार्टी विरोध वक्तव्य दिया है, न ममता जी के विरोध में वक्तव्य दिया है। वहां भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसमें सफल होंगे। जी मैं एक आपने नाम गिनाए जितने ललित जी, रघुवीर जी और औदित्य जी, उनके साथ एक रतनगढ़ के भाबड़ा जी और जोड़ लो, चारों कद्दावर ब्राह्मण नेताओं की राजनीति वसुंधरा जी ने 2003 में समाप्त है। ब्राह्मणवाद आप लोग करने लगे, गोत्र दिखाने का काम बोलने वाली नहीं, गोत्र दिखाने का काम भी आजकल आप करने लगे कि फिरोज भाई का गोत्र के आपके राहुल गांधी चक्कर अपने नाना का गोत्र बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गोत्र की राजनीति, ब्राह्मणवाद की राजनीति और जाति की राजनीति को बन गया। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाण की आप सुन ले, राहुल गांधी के विषय बात कर रहे हैं, अपने गोत्र नाना गोत्र बताते हैं, अपने पिता गोत्र दादा गोत्र बताते हैं, जिसको शर्म हो उस व्यक्ति में क्या बात करेंगे? ब्राह्मणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हम तो 36 को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। यदि ललित जी तो भाजपा के नेता थे, मानी भावे थे भारतीय जनता पार्टी नेता थे, मानी भवन जी भारतीय जनता पार्टी नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिया है भारतीय जनता पार्टी नेता रहे, इसी कारण में सब अंदर रहे। आप तो लग जाते हैं विचारधारा लोगों को भटकाने ये नहीं चलेगा। आप अच्छे नेता है, अच्छी बात करें, ब्राह्मणवाद की राजनीति कुछ प्रयास करें। आपके जोशी जी की बात को आगे बढ़ाएंगे क्या? लक्ष्मीकांत जोशी की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मणवाद की राजनीति करते हिंदुत्व जाते हैं आप लोग साथ हैं तो मैं आपको पीड़ा आपके प्रश्न पे आ रहा हूं मैं एक बार। सर एक बार रुकिए, फिर वो लंबे चली जाएगी क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने बात कह दी है, अपन ज्यादा उसमें चले जाएंगे। देखिए एक उम्र हमेशा आदमी के एक फैक्टर होता है और उम्र के साथ में चीजें बचपन को भी खोना पड़ता है, जवानी को भी खोनी पड़ती है, बुढ़ापा भी आता है, तो एक इस फैक्टर कई मायने रखता है और उसके साथ साथ
या तो भंवरलाल शर्मा को फॉलो करे प्रदेश के नेता कि उस समय के साथ उन्होंने अपने आप को कह दिया कि भाई मेरी को तमन्ना नहीं है और प्रदेश की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं संन्यास लेता हूं, अब राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या तो इस परंपरा को अपनाना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे नेताओं को। चलिए अच्छी बात है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा था सर कि चली जाएगा मेरा दिगोद भेज दिया। चले प्लीज आप सुन लीजिए, मत डोंट रिएक्शन, ऐसे ये किया वैसे ही। चलिए मैं कांग्रेस कोटा बूंदी का हमारा मुद्दा है, लेकिन हमने एक नई पहल शुरू की है कि खास मुद्दा क्या रहा दिन भर पॉलिटिकल, जिसे कहें कि एक हॉट टॉपिक के रूप में हमने पहल की शुरुआत की है। तो आज का जो हॉट टॉपिक है वो है सुरजेवाला ने वर्तमान सरकार पर महंगी बिजली खरीदने का एक बम फोड़ा है, यानी कि आरोप लगाया है। कहा गया है कि अडानी सहित 4 निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह पहल की गई है। तो जरिया मैं आपको चलिए एक बार सुनाऊंगा, स्लाइड्स के जरिए भी दिखाऊंगा सुरजेवाले का क्या आरोप है और इस जवाब पर किस तरह से अपनी ओर से उस आरोप को डिफेंड कर रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जयपुर के सिविल लाइन से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। एक बार सुनिए दोनों नेताओं को, क्या आरोप है और क्या आरोप का जवाब है, सुनिए। बयालीस 42,000 करोड़ की बिजली खरीदी। 5 साल कांग्रेस सरकार 6,526 करोड़, 5 साल भाजपा सरकार 41,966 करोड़, 42,000 करोड़। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के आंकड़े कह रहे। और सरकारी जो बिजली प्लांट हैं, जो राजस्थान की सरकार की मलकियत हैं, जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने लगाए थे, आपने उनको धीरे धीरे बंद कर दिया या उनको धीरे धीरे इस प्रकार कर दिया कि वहां से पूरी बिजली पैदा ही ना हो। तो कांग्रेस अपने आप में अपने गिरेबान में झांके आपने लंबे समय तक शासन किया। 2008 से 13 के कालखंड में देखेंगे तो यहां भी कांग्रेस का शासन था, दिल्ली में भी कांग्रेस का शासन था। आप भी इस प्रकार की कोई केंद्र सरकार आपकी दोनों जगह थी, राजस्थान की जनता को राहत की बात कर सकते थे। ये राजस्थान की सरकार थी जिसने 76,000 करोड़ के घाटे में वो अपने में बजट के ऊपर बर्डन को शिफ्ट करके हम बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने का काम किया। तो चले, सुरजेवाला ने अपनी बात कही है, अरुण चतुर्वेदी उस आरोप का अपना जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं सुशील आसोपास आपके पास में जाना चाहूंगा, हॉट टॉपिक पे सुशील जी आपके पास में आना चाहूंगा। और क्या माना जाए इसे कि सीधा सीधा एक आरोप जड़ा जा रहा है कि 4 कंपनियों को इतना लाभ पहुंचाया। एक बड़ी साफ सी बात सुरजेवाला जी ने कही है, जिसका जवाब अरुण चतुर्वेदी जी को देते नहीं बना। क्योंकि अगर आंकड़ों के साथ केवल कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बिजली कंपनियों में इतना घाटा छोड़ गई, प्रश्न ये उठ रहा है कि जो घाटा छोड़ गई उनको और डुबोने का काम क्यों किया। अगर हमने घाटा छोड़ा तो डुबोने का काम आप क्यों कर रही है, वो पैसा कहां जा रहा है। हमने घाटा छोड़ा तो भी 6,000 करोड़ की बिजली निजी कंपनियों से खरीदी, और आपने कह रहे हो कि घाटा कम कर दिया, आपने 41,000 करोड़ की बिजली निजी कंपनियों से खरीदी। सुरजेवाला जी ने यह भी कहा कि सज्जन जिंदल की जो कंपनी है
उससे आपने बिजली खरीदी। वही सज्जन जिंदल जिन्होंने मोदी जी को नवाज शरीफ के घर पे शादी में अचानक ले गए थे और उनकी मां के पैर छू करके, और जो कुछ भी हुआ, आने के बाद पठानकोट कांड हो गया 5 दिन बाद, और दूसरा अडानी जी से, और तीसरा टाटा लगा ठीक होगा, डिबेट को डिबेट करके ठीक रहेगा। मोदी तक ले जाकर नहीं कहा उन्होंने, जब ले गए जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं ना, ठीक नहीं है। चलो बिजली पे आप जिस विषय पर रहे भटका प्रयास करेंगे तो पूरी चर्चा पाकिस्तान से हो जाएगी और जवाब देते बनेगा नहीं, बिजली पे जवाब देने बनेगा नहीं। बिजली पे आते हैं, कोई बात नहीं। 6,000 की। चलिए आसिफ साहब, मैं रोकना चाहूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। ब्रेक, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा इसको, ये जी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं कोटा और बूंदी जिले के, लेकिन इसके साथ साथ हम आज का जो हॉट टॉपिक है उसको लेकर के हमारी चर्चा जो ब्रेक से पहले थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे। सुरजेवाला का जो आरोप है कि बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, निजी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्तमान सरकार ने अरबों रुपए उन पे लुटा दिए। साफ शब्दों का जिस तरह से मैं बता रहा हूं, यह कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस के आरोप है। चले, आसोपा साहब ने ब्रेक से पहले अपनी बात कही थी, मैं लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, ये सीधा आरोप वर्तमान सरकार पे है और इस मायने में है ये आरोप क्योंकि कोटा और बूंदी की बात कर रहे हैं। कोटा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और कहा गया है कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए यह सारा एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक दिखावटी जो चीजें हैं वो बताई गई कि बाहर से जो बिजली ले रहे हैं वो सस्ती है, यहां प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है। जी देखिए, कांग्रेस के जो दिल्ली से नेता आते हैं हवाई तरीके से अपनी बात को रखते हैं, हवाई आरोप भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। मैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से पढ़ रहा था। आपको एक आश्चर्य होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें लोग रणदीप सुरजेवाला जी जो मीडिया प्रभारी हैं, पवन खेड़ा जी और जयदीप जी शेरगिल राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट और रोहन गुप्ता जी एवं संदीप चौधरी जी, ये जितने भी नेता है दिल्ली से आए हुए नेता, हवाई नेता, इनमें किसी भी नेता के नाम से वक्तव्य राजस्थान स्टेट लेवल का जारी नहीं किया गया। ये नेता दिल्ली से आते हैं जिन्हें अधूरी जानकारी होती है और उन जानकारियों की छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल कर सकता हूं बीच में? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बताइए, बहुत अच्छी बात कही, ये तय करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि दिल्ली में बैठे मठाधीशों को स्टेट का ज्ञान नहीं होता है। आपके भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कांग्रेस कोई आरोप लगाती है तो आपके नेता बात करते हैं। सुनिए सर, सुनिए, मैनिफेस्टो पे भी वसुंधरा जी कम और अरुण जेटली जी ज्यादा बोले, है ना? तो मैं इतना सा जानना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या वास्तव में तय कर लेना चाहिए, यह ठप्पा लगा देना चाहिए कि जो बाहर से नेता आता है उनको उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है? एक मिनट में इस बात नहीं कर रहा। जिस प्रकार मैंने वक्तव्य कहने का प्रयास किया है कि सारे लोग दिल्ली के सभी लोग बैठे, यदि आज मैनिफेस्टो चाहते माननीय वसुंधरा जी बैठी है, आज आपके वक्तव्य जवाब दिया अरुण चतुर्वेदी ने दिया है, दिल्ली के शर्मा जी वहां पर बैठे, लेकिन इस पूरी प्रेस ब्रीफ के अंदर कहीं भी राजस्थान स्टेट का कोई नेता बैठकर कहने के लिए तैयार नहीं था कि प्रेस इसके बारे में कोई चर्चा हो। चूंकि कांग्रेस के स्टेट लीडर्स को पता था कि कहीं घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ दिल्ली के हवा ख्याली फुलाव नेताओं ने और जिस पर बातों की। अब आता हूं मैं इनके मूल मुद्दे पर। जो कांग्रेस सरकार के समय बिजली की आंख मिचौली चला करती थी, कभी आधे समय बिजली आती, आधे समय बिजली चल जाया करती थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात जिस प्रकार से 24 घंटे 8 घंटे तक बिजली लगातार उपलब्ध रही है, उससे कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट है। जिस प्रकार राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय बिजली का उत्पादन बढ़ा है और लगातार क्षेत्र की जनता को बिजली उपलब्ध हो रही है, किसानों को बिजली मिली है, उससे इनके अंदर बौखलाहट है। बौखलाहट के अंदर इस प्रकार झूठे और अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। मैं एक खास बात, कई सारी बातें कांग्रेस के लोग अभी लगातार कर रहे थे, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। यदि आपने घाटा 56% था, आज घाटा बिजली कंपनी घटकर 26% हो गया, चाहे सरकारी सब्सिडी के माध्यम से हो, लेकिन घाटा कम हुआ है। इस बात को कांग्रेस स्वीकारता नहीं है इनकी। आज आपने लगातार बिजली, आपने लगातार छीजत की बात कर रहे हैं सर, को समझ में छीजत की बात कर रहे हैं, छीजत की बात कर रहे हैं। आपने बिजली की दरें बढ़ाई, भारतीय जनता सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। आपने सुन लें एक मिनट, आपने 53% तक बिजली की दरें बढ़ाई, तो कोई लगातार बढ़ाई और बढ़ाने के बाद राजस्थान जनता आप पे हंस रहे हैं, उस पर आरोप आपने लगाए, उस पर हंस रहे हैं। और जिस पर बात आप कर रहे हैं,
आप कहेंगे वह सब सत्य है, ये साल सत्य है। शेष आपने लगाया इस देश के अंदर, 16 बिजली आपने महंगी खरीदी, और इन सब चीजों को लेकर के फिर भी आप हम पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि राजस्थान की जनता को बिजली का फायदा हुआ, राजस्थान के गांव-गांव के अंदर बिजली पहुंची, और राजस्थान के अंदर जिसमें बात करें तो राजस्थान के 509 गांवों में और हिंदुस्तान राजस्थान के 10,900 ढाणी में बिजली पहुंची, वहां पर बिजली का बल्ब जलने लगा। ये बात आपके गले से नीचे नहीं उतर पा रही। आप चले, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, 2 सवाल है मेरे, इनका जवाब देना है मुझे। एक तो आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से चल रहे हैं, ये आरटीआई का दावा किया जा रहा है, बाकायदा सुरजेवाला जो कह रहे हैं कि ये मैं आरटीआई के तहत हमारे पास में डॉक्यूमेंट है जो आम जनता भी इसे निकाल सकती है कि कितने पैसे में किन किन कंपनियों से खरीदा गया एनर्जी प्रोडक्शन, और पहले रेट्स क्या थी, अभी रेट क्या दी गई, और यहां जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कितना था। यह इनका दावा है कांग्रेस का कि आरटीआई के जरिए उन्होंने सर्कुलेट भी किया था कि ये कागज हम आप लोगों को देते हैं जो अधिकृत रूप से सरकार समय उपलब्ध हुए हैं। चलिए, 2 बातें हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये तो माना जा सकता है कि इलेक्शन की डेट जैसे जैसे नजदीक आएंगी ये बम और फटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली मामला जो है आम उपभोक्ता से लेकर के किसानों तक मतलब इसके प्रभावशाली है। किसानों में ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि उनमें कृषि कनेक्शंस को लेकर के और ये वगैरह। जहां तक है कि मैं जो पूरी जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं उनमें मुख्य रूप से कांग्रेस का जो प्रहार है वो है कि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी, उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण करती है, उन्हें ज्यादा लाभ मुनाफा देना चाहती है, ये तो इनका आरोप है। और दूसरा जो स्वयं के बारे में ये दावा है कि वो गांव के किसान के बड़े हितैषी है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन सवाल एक लोकतंत्र में 2 चीजें बहुत जरूरी है कि आम व्यक्ति को कोई सुविधा मिल रही है या नहीं है, और वो क्या कितना ही घाटा हो उसे भी वहन करना, उसे चाहे घाटा जितना भी होता है उसे वहन करना जरूरी होता है। चाहे बिजली महंगी हो या सस्ती हो या किसी भी कारण से कहां से भी उपलब्ध कराई गई हो, यह दायित्व मौजूदा सरकार का होता है। सिस्टम को बराबर बनाए रखने के लिए ट्रिपिंग ना हो और इसके अलावा विद्युत चोरी ना हो, छीजत कम हो। ये तो मालूम है कि छीजत जो वर्तमान जो स्थिति है राजस्थान की, कि छीजत को ही अगर आप बिल्कुल शून्य तक लेके आ जाए तो आपको मतलब कहता है ना बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन कभी मुफ्त बिजली की बातें होती है, कभी किसानों की बातें, तो सारा जब राजनीतिक स्वरूप ले लिया जाता है तो ये आरोप प्रत्यारोप लगने स्वाभाविक है। अब चूंकि ये चुनावी सीजन है, चुनाव में अगर बिजली अगर टाइमली किसानों को नहीं मिल रही है और कृषि का सीजन भी चल रहा है, अगर इसमें भी थोड़ी बहुत कुछ कदर बहुत होती है तो निश्चित रूप से वोटों की हेरफेर भी मतलब क्या कहता हूं जो झुकाव है वो किसी भी दल की ओर हो सकता है, क्योंकि बिजली एक ज्वलंत समस्या है। इसका चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे मतलब और किसी तरह की कोई बात, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले देखिए उन्होंने आरटीआई का हवाला दिया या कैसे भी दिया, लेकिन जनता का हित सर्वोपरि है। उसके लिए अगर घाटा भी उठाना पड़े तो ये लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व बनता है, ये एक सबसे बड़ी बात। चलिए आसोपा जी, मैं 30-30 सेकंड का वक्त दोनों को दूंगा क्योंकि मेरे को बूंदी पे भी जाना है। आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। नहीं, वो तो लक्ष्मीकांत जी की बात तो लंबी है। महेश जी ने जो बात कही है वो ये कह रहे हैं कि जनता का हित सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि है, लेकिन जो राजस्थान सरकार के जो प्लांट्स हैं वो 91% क्षमता पे चल रहे थे जब कांग्रेस सरकार गई, और आज वो 63% क्षमता पे चल रहे हैं। उनको आप कोयला बंद करके और इनसे महंगी बिजली लो, 2 रुपए कुछ पैसे की जगह 4 रुपए कुछ पैसे पे, और उससे आप 6,000 की जगह 41,000 करोड़ की बिजली खरीदो, तो ये घोटाला तो जांच के योग्य है ना। और उसका अगर खुलासा आरटीआई तो राजस्थान से ही गई है ना, उसका एनालिसिस रणदीप सुरजेवाला जी आपके रविशंकर प्रसाद की तरह करें या आपके जावड़ेकर जी के तरह करें, तो उसमें क्या एतराज है? क्या जावड़ेकर जी राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं? यहीं बैठे हैं भाई। कल तो वो अल्बर्ट हॉल के सामने फोटो खिंचा रहे थे,
आपको एतराज हो, इसका जवाब दो। मुझे इस पर राजस्थान को नेता बैठता गहलोत करते आप बात करते हैं, आपको पूर्व ऊर्जा मंत्री आपसे बात करते हैं, आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है, आप बड़े घोषणा पत्र में उसकी बात करते हैं, आपका गिरागढ़ सूर्यगढ़ आपके समाप्त हो गया, आपको समय आपको मिला था, आपको 30 मिनट समय मिला था, आप समय का अपनी बात तो करते हैं, लेकिन आप जिसमें बातें करते हैं बंद क्यों रहे, आप बिजली क्यों नहीं रास्ता बनता था, किसान को बिजली क्यों नहीं दी, किसान रात में पालन करता था, बिजली नहीं मिलती थी, क्यों नहीं दी आपने बिजली क्यों नहीं दी, हमने बिजली दी, आपको तकलीफ यही तो है कि किसान को बिजली क्यों मिली, घर में बिजली क्यों मिली, इस बिजली के कनेक्शन क्यों हुए, गाँव में बिजली क्यों पहुंची, इन पर प्रश्न कर रहे हैं। राजस्थान की जगह नहीं है, फायदा मिला उसके लिए पैसे नहीं खाए, बात करता है और जिस तरह के आपने अरे हजार की खरीदी, आप तो बिजली खरीदी आपने, आप बंद किया, ऊर्जा में खा ऊर्जा में सबसे महंगी पड़ी, आप ये आज क्या हो गया, चल रहे थे बखलाट कर दी का कपड़े आज तो पाजी बड़े बखला गए 63% फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षमता है कपड़े फाड़ रहे हैं, सरकार लगता है राजस्थान की जनता को बिजली क्या मिली, आपके बस होते लगे हैं, आपके 7 लौटने लग गए ना, सात लौट रहे तो करा हो गया। मैं एक चुनौती दे रहा हूँ, हमने तो आज ही दे दिया, हमने आज ही दे दिया, पीसी आज ही कर दी, आज ही जवाब दे दिया। अच्छा मैं नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ राजस्थान की नेता आप करते, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आते वहां पर आपकी सरकार है ना, इसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो ना, क्या दिक्कत है? अरे मैं दे दिया जवाब, आप कौन आज अपने प्रवक्ता से जाके पूछिए, आपने देखिए वहां पर पीसी कर दिया, उन्होंने बता दिया, जवाब दे दिया, लेकिन आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है, आपकी स्थिति ये हवाई मैं रोकना मैं आज नहीं करेंगे, ये आने वाली बात जरूरी है, ऐसी हवा जरूरी कभी कुछ हुआ नहीं है, मेरी बात सुनिए, इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, छोड़िए मुंडी छोड़िए, यही तो बिजली बहुत जरूरी है, 24 घंटे मिल रही है, यही तो वचन कह रहे हैं, देना चाह रहा था, बिजली क्यों नहीं आती थी, लक्ष्मीकांत जी रुके लट्टू क्यों नहीं चलता जी, प्लांट बंद है, बिजली का तार क्यों नहीं नहीं है, एक बात सुनिए, घोटाला एक बात सुनिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर लक्ष्मीकांत जी मेरा दूसरा मुद्दा लेना, मुझे सुधारिए प्लीज, मेरे को मेरा दूसरा मुद्दा लेना प्लीज। हम आपको ये बांध के दिखा रहे थे कि हॉट टॉपिक कौन सा है, और अगले 2-3 दिन सियासत में इसी तरह की झूठे आरोप लगाएंगे। सर प्लीज, प्लीज प्लीज, ये आरोप एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इसी तरह के आरोपों की झड़ियां आपको देखने की मिलेगी। कोई किसी को कहां पहुंचाएगा, कोई किसी को कहां पहुंचे, क्योंकि प्रदेश की सियासत में विकास का मुद्दा भटक सा गया है, राजनीतिक दलों की जुबान पे आता ही नहीं है, क्योंकि मजा उनको उसमें आता है कि आरोप प्रत्यारोप के जरिए पब्लिक को अपनी ओर खींच कैसे सकते हैं। वही मुद्दे आने वाले दिनों में इस तरह से ब्लास्ट होंगे। यही वजह है कि हमें हॉट टॉपिक एक शुरू करना पड़ा कि आज का हॉट टॉपिक है क्या। तो चलिए, हॉट टॉपिक आपने देखा, वक्त कम है हमारे पास में, क्योंकि हमारे लिए बूंदी बड़ी जरूरी है। लोग वहां से फोन कर रहे हैं कि बूंदी का मुद्दा एक बार लेके आइए। हम बूंदी लेके जा रहे हैं, और बूंदी में 3 विधानसभा सीटें। ये विधानसभा सीट बड़ी रोचक है, बेशक कम हो। सबसे बड़ी बात तो है कि 2013 में कोटा की तरह यहां पे भी भाजपा का कब्जा रहा। एक सीट को छोड़ के अशोक चांदना, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक सीट पे कब्जा किया, हिंडोली सीट पे। बाकी 2 सीट पे भाजपा के कब्जे में चली गई। खैर चलिए, मैं आपको एक बार प्रत्याशी कौन है मजमून के जरिए दिखाऊंगा, किस सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है, और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं उनसे फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है। एक बार ले चलते हैं आपको बूंदी। बूंदी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। आइए देखते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे के बाद यहां कैसी तस्वीर बन रही है।
बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर रोचक मुकाबला है। खासतौर पर केशोरायपाटन की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें भाजपा खेमे से चंद्रकांता मेघवाल को टिकट दिया गया है, जो पहले रामगंज मंडी से विधायक हैं। यहां से बाबूलाल की टिकट काटकर टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस के राकेश बोयत चुनावी मैदान में हैं, जो कि कांग्रेस से बगावत भी कर चुके हैं। इस मैदान में कांग्रेस के पूर्व विधायक की बगावत है, जिसमें सीएल प्रेमी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। उधर हिंडौली में भाजपा और कांग्रेस ने युवा चेहरे पर विश्वास जताया है। भाजपा से ओमेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष महिपत सिंह के बेटे हैं। महिपत सिंह पिछला चुनाव यहां से अशोक चांदना से हार चुके हैं। उधर कांग्रेस से चांदना पर पार्टी ने दोबारा विश्वास जताया है। बूंदी में भाजपा के मौजूदा विधायक अशोक डोगरा और कांग्रेस की ओर से पूर्व वित्त मंत्री हरिमोहन शर्मा मैदान में हैं। हालांकि हरिमोहन उम्रदराज हैं, लेकिन पार्टी वरिष्ठ अनुभव को बूंदी में लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, तस्वीर आपने देखी बूंदी की। बूंदी के मुकाबला बड़ा रोचक है। विधानसभा सीट थी मात्र 3 है, लेकिन तस्वीर बदली हुई है। वहां पे किसी भी सीट पे आप देख लीजिए, बूंदी की सीट है, अशोक डोगरा वहां पे हैं, वर्तमान विधायक। लेकिन जब ममता शर्मा भाजपा के दामन थाम करके उधर चली गई, तो यहां हरिमोहन शर्मा को टिकट दिया गया। हरिमोहन शर्मा 2003 का जो कार्यकाल रहा वसुंधरा राजे के, उस वक्त विधायक, उससे पहले वित्त राज्य मंत्री रहे, एक लंबा कैरियर है उनका, सक्रिय रहे पूरी तरह से वो। उनको टिकट दिया, कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया। सीनियर लीडर है, लेकिन उन पर भरोसा किया। इसी तरह से राकेश बोयत केशोरायपाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, और रामगंज मंडी से जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल हैं, बीजेपी ने उनको शिफ्ट किया। यहां सीएल प्रेमी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पूर्व विधायक थे और वो अपना लंबे समय से उस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। लेकिन यहां पे राकेश बोयत को जो टिकट दिया गया है, ये बगावती थे, बागी थे पिछली बार के, उन्हें कांग्रेस ने गले लगा करके उनको टिकट थमा दिया। इसी तरह से ओमेंद्र सिंह हाड़ा जो हिंडोली से चांदना के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, महिपत सिंह हाड़ा के बेटे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, शायद जिलाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के वहां से। ये वहां की बदली हुई तस्वीर है। चले, समय कम है, हालांकि मैं सबके दावे आपको दिखाता, लेकिन तस्वीर हमने आपको बताई। स्लाइड्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां से कैसे चुनाव लड़ रहा है, वो आप स्लाइड के जरिए देखेंगे। एक बार मैं फिर जाऊंगा आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। बूंदी बेशक 3 सीटों, लेकिन बूंदी में ज्यादातर कोटा की बजाय अगर बूंदी की हम बात करें तो कांग्रेस का कब्जा काफी लंबे समय तक रहा। कांग्रेस की सीटें ज्यादा रही, बेशक 3 सीटें हों, लेकिन एक एक सीट का महत्व होता है सरकार बनाने में भी, और अगर कहीं दाएं बाएं हो तो गिराने में भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो बूंदी को आप किस तरह से देखते हैं? अभी एक सीट थी आपकी 2013 में। देखिए, मैं पहले भी कोटा के समय जो बात कही, मैं वही अभी रिपीट करता हूं कि वह मुद्दा कौन व्यक्ति है, इससे चलने वाला नहीं है। हाँ। वहां 2 प्रमुख मुद्दे हैं। चंबल की लेफ्ट मेन कैनाल का 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट रिज्यूनेशन का, तो 200 करोड़ खर्च हुए और झूल रही है वो नहरें, और वो चावल की खेती प्रभावित हो गई है। और नैनवा में आप रोजाना फोटो आ रहे हैं, नैनवा के, केशोरायपाटन के, यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की जी, और वो पुरुष तो खेतों में है। तो उसका असर पड़ेगा राजनीति पे? असर इस चुनाव में पड़ेगा। राजस्थान में पड़ रहा है जी। ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब कोई जमाने में जैसे आलू प्याज की एक बात थी, इस बार यूरिया की बात हो रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने कल आज अखबार में आया, पत्रिका में, नरेंद्र सिंह तोमर ने डांट पिलाई है, इतना गंभीर मुद्दा मेरे संज्ञान में नहीं लाए। अपने स्टाफ को भी कहा है, क्योंकि फाइलों में कागज मिले कि यहाँ से डिमांड कितनी की थी, वहां से अलॉटमेंट क्या हुआ, यहाँ से डिमांड जाने में भी गलत और वहां से फिर कर्टेलमेंट हो गया। अब चिंता ये व्यक्त हो रही है कि दिसंबर एंड तक तो, जनवरी तक तो यूरिया रिमॉडल कर देंगे सप्लाई को, लेकिन अब चुनाव तक कैसे करेंगे? तो आनंद फानन ऑर्डर निकाले कि ट्रकों से भेजो, तो वो भी लॉजिस्टिक बड़ा मुश्किल है। 7 तारीख को पोलिंग है, तो ये पूरा डूब गया इनका सिस्टम। यूरिया के मिसमैनेजमेंट से भाजपा की सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में सफाया होने वाला है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहीं अपन फिर मिलेंगे। 11 को आपकी डिबेट होगी, हालांकि मैं 11, 12, 13 को नहीं आऊंगा, मेरे भी निजी घर में ही शादी है,
पर 14 को आप मुझे बुलाओगे तो ये परिणाम मिलेंगे आपको। ग्रामीण राजस्थान से भाजपा साफ है। यूरिया जैसे आपके वॉइस जरूर मैं दर्शकों तक टेलीफोन के जरिए पहुंचाऊंगा। यूरिया घुलती है ना पानी में, वैसे वोट घुल गए भाजपा के यूरिया पक्ष में। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस को लगता है कि हाड़ौती में यूरिया की कमी है, और वो यूरिया की कमी है वो किसान से जुड़ा मुद्दा है, किसान से जुड़ा एक आम पब्लिक का मुद्दा है, और मुद्दे तो छू ही नहीं रहे हैं। एक वहां पे जो पानी की जो कैनाल है, ये बात सही है कि वहां पे चावल की खेती प्रभावित हुई है, कुछ पानी की कमी रही, कुछ जो नहरें हैं उनका मरम्मत होनी चाहिए थी, समय के साथ में हो नहीं पाई। ये बात सही है, वहां के लोग बताते हैं, ये हमें भी बताया उन्होंने कि साहब चावल की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ये मुद्दे कांग्रेस की नजर में बढ़े और इसी की वजह से बूंदी इनके कब्जे में जाएगी, ये कांग्रेस का आरोप और दावा है। जी लक्ष्मीकांत जी, जिस प्रकार नहरी क्षेत्र की बात करें तो मेरे बूंदी के विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो जिसे चावल की खेती की आपने बात की, निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा जिले में जो बूंदी जिले में बड़ा मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर नहरों की मरम्मत के कामों को अपेक्षाकृत रूप से कांग्रेस समिति अधिक ठीक करना, सुदृढ़ीकरण करने का लगातार सर 1265 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बोले 250 करोड़ नहीं, मैं तो टोकना नहीं चाहिए, मैं तो ये टोकना नहीं चाहिए सर 1265 करोड़। चलिए तो जनता सही कौन गलत, एक बार बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। 1200 किलोमीटर नहरें हैं, 200 किलोमीटर रिपेयर हो आपका पूरी बात बताइए ना। तो क्या है, चलिए आप बोलिए चलिए यूरिया की बात की जा रही है। हाँ, जिस प्रकार से मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे यूरिया के समय अपने समय के बात को शायद भूल गए, आप किसानों को लाठीचार्ज किया करते हैं। चल रहा है वो बात करो भाई, भारतीय चल रहा है वो बात करो, लाठी आपके टाइम तो सही। लक्ष्मीकांत जी एक बार आप सुनिए, जनवरी 15 में आप बोल रहे हैं और आपने कुछ काम किया नहीं बूंदी जिले के काम सर। अभी लेकिन अभी यूरिया की अगर कमी है तो किसान को क्या कहोगे कि कांग्रेस के वक्त लाठियां मिली थी, अभी आप 2 दिन बाद में यूरिया देंगे, इससे आप उनसे शांत कर देंगे? देखिए मैं अपनी बात को पूरी कर देना चाहता हूं। यदि आप माननीय सम्मानीय विद्वान के धनी नहीं बोले तो निश्चित रूप से यूरिया कुछ कमी को देखने को मिला है। माननीय मंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया और यूरिया की कमी को 1-2 दिन में आपूर्ति के लिए पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी देंगे। और नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की ब्लैकमेलिंग रोकने का किसी ने काम किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, ये किसान जानते हैं। ये भी गलत है। मेरे पास समय कम, आपका जवाब आ गया। चलिए लक्ष्य दिए बिजली के ऊपर बिजली के लिए दोनों मुद्दे एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों मुद्दे जो है, चाहे वो चूंकि किसानों यूरिया और जुड़ा हुआ है, यूरिया हमने दी, कर्जे हमने माफ किए, चावल साथ खड़ा है। चलिए सुन लीजिए। अभी ये चावल की खेती का मामला हो, चाहे मतलब क्या था ना यूरिया वाला जो मतलब जो कि शॉर्टेज है या मतलब लाइन बने, तो इन सारी चीजों से मालूम है निश्चित रूप से क्या कहता है प्रभाव क्षेत्र किसानों के लिए ही सब कुछ। कांग्रेस और भाजपा दोनों किसानों की बहबूदी की बात कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से ये एक प्रभावशाली मतलब क्या होता है ना इफेक्ट भी डाल सकता है। इसके लिए अगर मौजूदा स्थिति में जल्दी से जल्दी कोई इसकी मतलब क्या कहता है ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो ये मामला हो सकती है। चलिए मुद्दे हमेशा वर्तमान में चलते हैं, व्यवस्था पर ये प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार किसी की भी हो, जब मालूम है कि आने वाले दिनों में इस चीज की डिमांड होगी, अगर वो समय रहते उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो ये कुप्रबंधन की श्रेणी में माना जाना चाहिए। और सियासत है, मुद्दों का इंतजार रहता है, पार्टी चाहे कोई भी हो। चेहरे बदले जाते हैं जब सिंहासन में बैठते हैं तब भी, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तब भी। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो बड़े अग्रेसिव होते हैं, और जैसे ही सत्ता की कुर्सी की चाशनी लगती है तो फेविकोल से ऐसी चिपकती है वो, उसमें सत्ता का सुख ऐसा अंधा कर देता है कि ध्यान नहीं जाता है कि हम पीछे क्या वादे करके आए थे, कहा क्या जाता था, हम क्यों जनता के हमदर्दी बन रहे थे, समय के साथ हम उन चीजों को दुरुस्त कर क्यों नहीं पा रहे थे। ये महज एक पार्टी पे नहीं है, सभी के साथ यही हालात हैं। किसी भी प्रदेश में आप जाकर के देख लीजिए, ऐसी वानगी आपको सभी जगह मिलेगी। खैर चलिए, सत्ता का महासमर में बस आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।